तो चलिए आज हम शुरू करते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या वो संख्या होती है जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास अगर दी कोई लाइन है तो हम इस पर यहाँ पर हम अगर 0 रखते हैं तो ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा और इसके बीच में ना जाने कितने अनंत संख्याएं होंगी, इसके भी बीच में अनंत संख्याएं होंगी जिसे हम कहते हैं ये हो जाएगा। इसके बीच में 0.1, 0.2, इधर हो जाएगा 1.1, 1.2, ऐसे ही करके इधर होते जाएगा। इधर हमारा 4 हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा, ऐसे ही प्लस इधर इनफाइनाइट और इधर हमारा हो जाएगा -1, -2, -3, -4, ऐसे करके हमारा इधर हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट। और उसी प्रकार इस बीच में भी बहुत सारी संख्याएं होंगी। ये सारे संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो जब हम संख्या रेखा पर दर्शाते हैं तो इसमें वो सारी संख्याएं आ जाती है जो दुनिया में एग्जिस्ट करती है। तो इसका मतलब है कि ये परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी हुई है। परिमेय संख्या क्या होती है? तो जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि p/q के रूप में लिख सकते हैं। अगर कि हम p और q को पूर्णांक माने तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर q जो है 0 नहीं होता है, q नॉट इक्वल टू 0 होता है। और अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। जैसे हमारा हो जाएगा पाई हो जाएगा, √2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √5 हो जाएगा, √7 हो जाएगा। ऐसे ही हमारे ये जो संख्या है इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल से कि परिमेय संख्या होती क्या है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया, परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q यानी कि हर कभी भी 0 नहीं होता है। तो सरल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि फ्रैक्शन के रूप में हम लिख सकते हैं। p/q का मतलब ये हुआ कि जैसे हम 5/7 लिख सकते हैं, 8/9 लिख सकते हैं, जैसे हम 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, -1 भी लिख सकते हैं, -5 भी लिख सकते हैं। क्योंकि अगर इसका मतलब यह है कि कुछ नहीं है तो नीचे में 1 रखा हुआ है, 1 रखा हुआ है, सब में 1 रखा हुआ है। और जिसके नीचे 1 रखा हुआ है तो यानी कि ये हमारा हो जाएगा p और ये हमारा हो जाएगा q। अब हमें ये हमेशा ध्यान देते रहना होगा कि q हमारा कभी भी 0 नहीं हो। अगर q 0 हो गया तो ये हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाता है, जो कि हमारे गणित में एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि हमारे गणित के हिसाब से उसे मान्यता नहीं मिलती है। तो हम ये ध्यान रखेंगे q कभी भी 0 नहीं हो। तो जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था कि सारे पूर्णांक जो है वो परिमेय संख्या में हम लिख सकते हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्या वो पूर्णांक नहीं होती। सभी परिमेय संख्या वो पूर्णांक नहीं, तो पूर्णांक संख्या वो होती है जैसे कि हमारा हो गया 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। और इधर हमारा हो जाएगा 0, इधर -1, इधर -2, -3, ये हमारा हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट तक। तो इसमें कहीं भी फ्रैक्शन वैल्यू यानी दशमलव वैल्यू नहीं होती पूर्णांक में। तो जिसके कारण अगर यदि हम सारे पूर्णांक को तो परिमेय संख्या लिख सकते हैं, क्योंकि हम 1/2 लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं, या 3/1 लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं, 5/1 लिख सकते हैं। लेकिन हम 1/2 को पूर्णांक नहीं कह सकते क्योंकि ये 0.5 हो जाता है। तो इसलिए सारे पूर्णांक हमारे परिमेय संख्या होंगे, बट सारे परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकते। सारे
परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? तो इसलिए नहीं हो सकते कि पूर्णांक सिर्फ हमारे डिजिट में शो करते हैं, यानी कि अंक में पूर्णांक को हम शो करते हैं, लेकिन परिमेय संख्या को जब हम 1/2 लिखते हैं तो ये हमें फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि 0.5 हमें डेसिमल वैल्यू देती है। तो इसलिए सारे परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकते। ये बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो अब हम अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि अपरिमेय संख्या वो होती है जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो जैसे कि हम पाई को नहीं लिख सकते, √2 को नहीं लिख सकते, √3 को नहीं लिख सकते। तो ये सारे हमारे अपरिमेय संख्या है। और इसका जो है ना दशमलव रूप अनंत होता है, मतलब दशमलव कभी खत्म नहीं होती, ये चलते रहेंगे। जैसे कि 0 पॉइंट कुछ इस प्रकार से 1 2 3 4 5 ऐसे ही ये इनफाइनाइट तक चलते रहेंगे। अगर दिन नंबर रिपीट होने लगे तो फिर ये परिमेय संख्या की गिनती में आ जाएगी, लेकिन नंबर रिपीट नहीं होते। तो इसका आवृत्ति सेम नहीं होती है। क्या होती है? इसका आवृत्ति बिल्कुल भी सेम नहीं होती है, अनावृत्ति होती है, क्योंकि ये नंबर कहीं भी रिपीट नहीं कर रहा होगा। ये हमेशा ये कुछ ना कुछ डिफरेंट 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 आती रही होगी वैल्यू। तो इसलिए ये अपरिमेय संख्या होती है। बाकी इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि √2 या √3 क्यों अपरिमेय संख्या होती है आगे के नेक्स्ट सेशन में। यहाँ पे जैसे कि कुछ √2 के वैल्यू दिए हुए हैं, तो पाई की वैल्यू दी हुई है, √3 और √5 और कुछ ऐसे वैल्यू दिए हुए हैं जो अपरिमेय संख्या के को दर्शाते हैं। जैसे √2 का वैल्यू जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं 1.414213 ऐसे ही करके ये इनफाइनाइट तक जाते जाते ये कभी खत्म ही नहीं होती। और वैसे ही पाई की वैल्यू है जो कभी खत्म नहीं होती। हाँ, अगर यदि हम पाई की वैल्यू 22/7 कहीं रखते हैं तो वो परिमेय संख्या है, लेकिन अगर यदि कहीं डायरेक्ट पाई लिखी हुई है तो ये अपरिमेय संख्या होती है। ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, बट इसका वैल्यू अगर 22/7 कहीं लिखी हुई है तो ये परिमेय संख्या होगी। बाकी अब हम एलसीएम के बारे बाकी ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। जैसे कि अपरिमेय संख्या को हम कभी फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसका दशमलव रूप बहुत लंबा और बिना पैटर्न वाला होता है। एलसीएम जो है हमारा लघुत्तम समापवर्ती है, यह एक छोटी से छोटी संख्या होती है। जैसे कि हमारे पास कुछ संख्या दी हुई होती है, तो जैसे कि हमारे पास है 4 और 6, तो 4 और 6 का जब हम एलसीएम निकालेंगे 4 और 6 का, तो जब 2 से खिलाएंगे तो 2 और 3, तो ये हमारा हो जाएगा 2 × 2 × 3 यानी कि 12। तो 4 और 6, 12 एक ऐसी छोटी छोटी संख्या है जिसमें कि 4 और 6 दोनों से भाग लग रही है। तो इससे छोटी संख्या कोई भी नहीं हो सकती जिसमें कि 4 और 6 दोनों से भाग लगे। बड़ी हो सकती है लेकिन सबसे छोटी छोटी संख्या ये होगी। इसलिए 12 4 और 6 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अब हम महत्तम समापवर्ती के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम जो है हमेशा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढते हैं, यानी कि इसमें कहा जाता है कि जैसे कि 2 नंबर दिया हुआ है, जैसे कि हम ले लेते हैं एक 12 ले लेते हैं और एक ले लेते हैं 6। तो इसमें हमसे पूछा जाएगा कि ऐसा सबसे बड़ी संख्या बताएं जिसमें कि इस दो मतलब उस संख्या से ये दोनों में भाग लग जाए, ऐसी बड़ी संख्या है जिसमें कि दोनों में भाग लग जाए। तो जब हम इसका एचसीएफ निकालते हैं तो हमें पता चलता है कि ऐसा सिर्फ 6 से ही 2 बार में भाग लग जाएगी, तो इसका एचसीएफ 6 हो जाएगा। तो उसी प्रकार हम निकालते हैं अभी, जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल पड़ा हुआ है, हम इसका निकालते हैं एचसीएफ। तो जैसे कि 8 और 12 दिया हुआ है तो हम 12 को और 8 का निकालेंगे एचसीएफ। तो 8 एक बार में जाएगा, 8 बचेगा हमारे पास 4, फिर यहाँ पे 8 आएगी तो फिर 2 बार में 8, तो हमारा एचसीएफ हो गया
4। तो 4 एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें कि 8 और 12 दोनों में भाग लगेगी 4 से। तो हम एचसीएफ में हमेशा बड़ी संख्या निकालते हैं, जो कि किसी भी दो संख्याओं के 2 हो या 3 हो, जो भी जितने भी संख्या दिया हो उससे एचसीएफ से हमें ये पता चलती है कि हाईएस्ट नंबर जो है कौन सा ऐसा हाईएस्ट नंबर है जिससे हम तीनों संख्या में भाग दे सकते हैं। तो अब आती है हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि जब हम दो संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं, अगर यदि दो संख्या हमारे पास ए और बी दिया हुआ है तो उसे हम हमेशा लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में। और जब लास्ट में आर 0 हो जाती है तो हमारा बी एचसीएफ होती है। विशेष रूप से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का हम यूज मतलब दो संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए ही करते हैं। जैसा कि अभी हमने पिछले स्लाइड में बताया कि हम किसी भी दो संख्या को ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं। और अगर दी आर 0 हो जाता है तो हमारा एचसीएफ बी होता है। अगर दी आर 0 नहीं होता है तो हम ए बराबर बी करते हैं और बी बराबर आर रखकर फिर से हम यहाँ से शुरू करेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा आर बराबर 0 नहीं हो जाता। तो आइए इसका कुछ हम सवाल करते हैं। जैसे कि ये हम यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिदम से हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। जैसे कि अगर दी हमारा 18 और 48 दिया हुआ है तो 48 बस सबसे बड़ी संख्या इक्वल टू 18 गुना 2 प्लस प्लस का 12। तो फिर हो जाएगा हमारा, तो 18 इक्वल टू हमारा हो जाएगा फिर 12 गुने 1 प्लस 6। फिर हमारा 12 इक्वल टू हो जाएगा 6 गुने 2 प्लस 0। तो यहाँ पर हमारा r इक्वल टू 0 हो गया। तो हमारा HCF हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा? HCF 6। क्योंकि हमें पता चल गया a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे r इक्वल टू 0 हो गया है और b की वैल्यू 6 है और 2 है q की वैल्यू, और a बराबर 12 लिखा हुआ है। a बराबर 12 लिखा हुआ, तो हमारा HCF हो जाएगा 6। तो हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है हमारा अभी इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, जिसमें लिखा हुआ है 6 और 20 का एलसीएम तथा HCF अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालें। तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, जिसमें कि हम पहले 6 का निकालते हैं, जिसमें हमें मिलता है 2 तिया 6 यानी कि 2 गुने 3। और हम निकालेंगे 20 का, तो 20 का निकालेंगे 2 से देंगे तो 10 बार में, फिर 2 से भाग जब देंगे तो हमारा 5 बार में। इसका निकलेगा 2 गुने 5, यानी कि हम दोनों को अब एक जगह लिख लेंगे 2 गुना 3 और उसी के नीचे 2 गुने 5। तो एलसीएम में हम क्या करते हैं कि जितने भी कॉमन होते हैं, जैसे ये इसमें ये कॉमन है, कॉमन का मतलब दोनों में सेम है, तो उसको हम एक बार लिखते हैं। तो एक बार लिख दिए। अब कुछ मैच नहीं कर रहा तो हम सारे को लिख देंगे 3 गुना 2 गुना 5। तो ये हमारा हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12 पंचे 60। तो हमारा एलसीएम क्या हो गया? एलसीएम हो गया 60। और इसी का अगर यदि HCF निकालते हैं तो हमारे पास जैसे कि HCF के लिए हमें क्या मिला था? 2 गुना 3 मिला था 6 का, और 20 का हमें मिला था 2 गुना 5। तो HCF में हमारे पास जो होता है, ये जो कॉमन होती है यही हमारा HCF होता है। तो इसका मतलब इसका HCF हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 2। HCF हमें 2 मिल जाएगा। तो अब कहता है कि किसी भी दो धनात्मक पूर्णांक, ये सिर्फ ये चीज ध्यान रखने वाली बात है कि ये सिर्फ दो धनात्मक पूर्णांक के बीच ही लागू होती है, 3 पे नहीं लागू होती है। ये हमेशा 2 पे लागू होती है कि a और b अगर हमारे पास दिया हुआ है तो ए बी का HCF और LCM
का मल्टीप्लाई उस दोनों नंबर के बराबर होता है। जैसा कि हम ये अभी पीछे इसी क्वेश्चन को अगर हम चेक करें तो इसका जैसे कि एचसीएफ हमें 2 निकला और एलसीएम हमें निकला था 60। एलसीएम निकला था 60 और हमारे पास नंबर क्या था, 2 एक नंबर था और एक 20 नंबर था। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये भी 120 होगा और ये भी 120 होगा। तो ये एक तरीका का हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया कि अगर यदि हमें दो नंबर ए और बी दिया हुआ है और हमारे पास एलसीएम भी दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट एचसीएफ निकाल सकते हैं, डायरेक्ट एचसीएफ निकाल सकते हैं। कैसे? तो अगर यदि हमारे पास ए और बी नंबर दिया हुआ है और हमें एचसीएफ निकालनी है तो हम यहाँ पे रखेंगे ए गुने बी और हम इस एलसीएम को अपॉन नीचे भाग में दे देंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी। अगर यदि हमें निकालना होगा एलसीएम तो हम रखेंगे ए गुने बी अपॉन और इस एचसीएफ को हम नीचे भेज देंगे। क्या करेंगे? इस एचसीएफ को हम नीचे भेज देंगे। तो इससे हमें क्या पता चला, अगर यदि हमें दो नंबर दिया हुआ है और हमें दो नंबर दिया हुआ है ए और बी और हमें एलसीएम या एचसीएफ दो में से कुछ भी पता हो तो हम दूसरा जो नहीं पता होगा वो हम निकाल सकते हैं। अगर एलसीएम पता है तो हम एचसीएफ निकाल सकते हैं, एचसीएफ पता है तो एलसीएम निकाल सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ रहेगा, एक नंबर दिया रहेगा तो दूसरा नंबर निकालना रहेगा तो वो भी हम निकाल सकते हैं इससे। तो ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अब हम जैसे कि उस फॉर्मूले के यूज से हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले हम एचसीएफ या एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद जाकर के फिर हम उस फॉर्मूले से एक दूसरा नंबर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास नंबर है 96 और 404 यानी कि 404। तो सबसे पहले 96 से भाग करते हैं, 96 गुना 1, 96 गुने 2, 192, 96 गुने 96 गुना 3, ये हमारा हो जाएगा 17 18 का 8 पंक्ति 1 9 27 1 28। अब हो जाएगा हमारा 96 गुना 4, 4 24 के 4 बाकी 2 9 चौक 36 37 38, 96 गुना 5, 35 के 0 बाकी 3 और 9 5 45 3 48। तो ये हमारे पास कुछ मैंने टेबल्स लिख लिए 96 के ताकि हमें एचसीएफ निकालने में आसानी हो। या फिर ऐसा भी कर सकते थे कि हम पहले एलसीएम ही निकाल लें। तो पहले एचसीएफ निकालते हैं फिर हम एलसीएम भी निकालेंगे, फिर दोनों का फॉर्मूला से फिर हम मान भी निकालेंगे फॉर्मूला का यूज करके। तो 96 का हम जब निकालेंगे 404 के साथ HCF तो हमारे पास 3 बार में ये जाएगा 384। तो हमारा हो जाएगा ये 0 और ये 10 में से 8 जाएगा तो 2। अब 96 बचा तो ये हमारा हो जाएगा 20 चौके 80, ये हमारा 16 बचा, ये 20 बचा। तो अब हमारा हो जाएगा एक बार में 16, ये हमारा 4 बचा और ये 16 बचा तो ये 4 चौका 16, ये हमारा 0 बचा। तो HCF हमारा हो गया 4। अब हम फॉर्मूला का अगर यदि यूज करें तो क्या फॉर्मूला था हमारा LCM गुने HCF इक्वल टू A गुना B। तो हमारा LCM निकालना है हमें, LCM गुना HCF 4 हो गया A गुना B। तो A का वैल्यू 96 है और A 404 है। तो अब हम HCF से भाग कर देते हैं 4 से।
तो हमारे पास क्या बचेगा, एलसीएम बचेगा। इस चार को हमने नीचे भेज दिया। तो अब हम करते हैं इसको कैंसिल आउट। तो अगर इसको करें तो हम ये हो जाएगा हमारा 1 0 1। तो अब हमारा हो जाएगा LCM इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 0 1 इंटू 96। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा हो जाएगा 96 0 0 96। ये हो जाएगा 96 96। तो हमारा LCM हो जाएगा 96 96। तो हमारा HCF और LCM क्या आया, LCM हमारा आएगा 96 96 और HCF क्या आया, HCF हमारा 4 आया। तो अब हम अगर दी फॉर्मूला की तरह देखेंगे, फॉर्मूला से अगर हम फॉर्मूला से देखेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या था, LCM गुना HCF इक्वल टू A गुने B। कि LCM हमारा किसका था, A कॉमा B का था और HCF भी A कॉमा B का था। तो अगर LCM का हम लिखें तो 96 इंटू तो LCM हम क्या लिखेंगे, LCM की जगह पे हम लिखेंगे 96 इंटू 4 इक्वल टू हमारा नंबर क्या है 96 इंटू 404। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारा आता है 38,784। और इधर भी हम अगर मल्टीप्लाई करें तो ये भी आता है 38,784। तो इसका मतलब ये है कि ये हमेशा दो नंबर का LCM और HCF का मल्टीप्लाई उस दो नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। क्या होता है, तो दो नंबर का जो है यानी कि दो नंबर का LCM और HCF उस दो नंबर के गुणनफल के बराबर होता है। तो आगे हम फिर देखते हैं। अभी तो हमने जैसे पिछली स्लाइड में ये वाला क्वेश्चन को हमने कर लिया है, इसका एलसीएम हम निकाल चुके हैं। तो अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है, इस आज के दिन का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जिसमें कि हमें 6, 72 और 120 का हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो हम सबसे पहले 6 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से तो 3 बार में, यानी कि 2 गुना 3। अब हम करते हैं 72 का अभाज्य गुणनखंड। फिर 2 से तो ये हमारा हो जाएगा 36 दूनी 72। फिर 2 से ये हमारा हो जाएगा 18 दूनी 36। फिर 2 से ये हो जाएगा 9 दूनी 18। फिर 3 से तो ये 3 बार में कराएगा, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अगर यदि हम इधर 120 का कर लें 2 से, तो 2 से हमारा हो जाएगा ये 60 बार में 120। और फिर 2 से करें तो ये 30 बार में 60। और फिर 2 से करें तो ये 15। और फिर ये अगर यदि हम इसे 3 से करें तो ये 5 हो जाएगा। तो यानी कि 120 का क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना एक और 2 इधर में होगा 5। सॉरी, इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा सही से, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं 3 गुना 5। तो अब हमारा हो जाएगा ये, जैसे कि अब हमें एलसीएम निकालनी है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं सबको एक जगह, यानी कि 6 का हो जाएगा 2 गुना 3। फिर इसका हो जाएगा 72 का हो जाएगा हमारा 2 गुना 2 गुना 2 गुने 3 गुना 3। अब हमारे पास क्या है 120। 120 का क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अब जब हम एलसीएम निकाल रहे होंगे तो हमें पता है कि हम जो कॉमन आती है, कॉमन को हम एक बार लिखते हैं। तो हम एक बार लिख दिए। अब तो इधर कहीं कॉमन आ नहीं रहा है,
एक बार आ रही है, सॉरी एक बार तो कॉमन आ ही रहा है, ये 3 भी कॉमन आ रहा है क्योंकि 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, तो 3 कॉमन आ रही है तो एक बार 3 लिख देंगे। तो अब क्या बचेगा, इसका 2 गो 2 और इसका 1 3, यानी कि 2 गुने 2 और इसका 1 3, फिर ये 2 गुने 2 और इसका 1 5। ठीक है, तो अब हम इसका एलसीएम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसका एलसीएम मिल जाएगा, तो यानी कि 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 या 72, यानी कि 72 गुना 5 दूनी 10 दूनी 20, तो यानी कि 144 जीरो, हमारा एलसीएम क्या आ गया, 1440 एलसीएम आ गया। और यहाँ पे एचसीएफ दिया हुआ है तो हम इसे कर लेते हैं, इसको मिटा करके कर लेते हैं एलसीएम, कर लेंगे इसको मिटा के, इसको मिटा के हम कर लेंगे एलसीएम, ये हो जाएगा एलसीएम। और अब हम यहाँ पे तो अब एलसीएम, इसको हम कर लेंगे एचसीएफ, क्या कर लेंगे एचसीएफ, क्या कर लेंगे एचसीएफ। तो अगर यदि हम इसका एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ में हमें पता होता है कि हम क्या करते हैं, एचसीएफ में कुछ नहीं करना होता है, जो कॉमन आती है वही एचसीएफ होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा है, कौन कौन सी जो है कॉमन है, तो हमारे पास एक बार ये कॉमन आ गया, एक बार ये कॉमन आ गया और एक बार ये कॉमन आ गया, यानी कि हमारा जो एचसीएफ होगा वो हमारा 3 गुना 2 होगा, यानी कि एचसीएफ क्या होगा 3 गुने 2, यानी कि 6 हमारा एचसीएफ होगा, किसका, तो इस नंबर का, इस नंबर, इस तीनों नंबर का, यानी कि 6 72 और 120 का एचसीएफ हमारा हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6। तो अभी जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि मतलब दो संख्याओं का के एचसीएफ, दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का गुना उस दोनों संख्याओं के गुने के बराबर होता है, बट ये चीजें तीन संख्या पे काम नहीं करती है, तीन संख्या पे ये चीजें बिल्कुल काम नहीं करती है, तीन संख्या पे ये चीजें बिल्कुल काम नहीं करती है, तीन संख्याओं के एचसीएफ और तीन संख्याओं के एलसीएम के गुना उस दोनों, उन तीनों संख्याओं के गुणों के बराबर कभी नहीं होता। और ये चीजें सिर्फ तीन संख्याओं नहीं बल्कि तीन से अधिक जितनी भी संख्याएं हैं किसी के लिए ये चीजें मान नहीं रखती, क्योंकि वो चीजें सिर्फ दो नंबर के लिए ही बनी हुई है। तो इसलिए ये बातें हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है, ये बातें हमेशा ध्यान रखनी है। बाकी आज का क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं, ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं, आगे हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1, इसका तो क्लास 10 का, क्लास 10 का। थैंक यू।